नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षायान एकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में पहला ही अध्याय है पर्यावरण के बारे में, तो उसको समझते हैं क्या है पर्यावरण। तो चलिए देखते हैं। पर्यावरण जो हिंदी में है इसको हम पहले संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद जब करेंगे इसको दो भाग में करते हैं, परि धन आवरण। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है परिधन आवरण का, परि मतलब चारों ओर, चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। परिधन आवरण चारों ओर ढका हुआ। जो हमारे जो ये इन्वायरमेंट है पर्यावरण, इसमें जैसे कि वायुमंडल के जितने भी वायुमंडल, जीवमंडल, सब जितने भी तत्व हैं, इन सब में जीवधारी, वनस्पति, सब जितने हैं उनके आसपास के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। और इसका जो इंग्लिश वर्ड है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हम देखते हैं कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका वर्ड है इन्वार्नर। ये फ्रेंच भाषा के इन्वार्नर शब्द से बना है, इन्वायरोनर, फ्रेंच भाषा से बना है। पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे समस्त जीवधारी, वनस्पति, इनके चारों जो भी आवरण है उसी को पर्यावरण कहते हैं। और इसका एक परिभाषा है जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा एक निर्धारित किया गया था। तो उसको हम एक बार देख लेते हैं कि इसका शुद्ध परिभाषा क्या है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण इसमें लिखा है कि पर्यावरण किसी जीवधारी के चारों ओर घेरा हुआ जैविक व भौतिक दशाओं के साथ अंतर संबंध, मतलब उनके साथ जो संबंध क्रिएट करते हैं उसे सम्मिलित करता है। अंतः संबंध को सम्मिलित करता है। ये एक परिभाषा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में निर्धारित किया गया था कि पर्यावरण किसी जीवधारी के चारों ओर घेरा हुआ जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक जीवधारी जैसे जीव जंतु, तमाम प्रकार के वृक्ष, ये सब, और भौतिक दशाएं हमारे जैसे कि प्रकाश हो गया, वन, ये क्या कहते हैं, प्रकाश, वायुमंडल में जितने गैसें हैं, जल, नदियाँ, ये सब, पहाड़ वहाड़, सब इसमें आएंगे भौतिक दशाओं में। इनसे जो अंतर संबंध सम्मिलित क्रिएट करते हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे कि हम देखते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच कुछ संबंध पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि आदिकाल से देखा जाए, प्राग ऐतिहासिक काल से चले आ रहे हैं। तो इसमें जो संबंध क्रिएट होते थे वो हम किस प्रकार जानते हैं, उसको 4 चरण में समझेंगे। तो आइए पहले एक हेडिंग डालते हैं, मानव पर्यावरण संबंध। मानव और पर्यावरण संबंध। इसमें हम बात करें क्या संबंध थे पहले से और आधुनिक अब तक के समय में। तो वो जो संबंध थे एक देखते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे कि बस मानव आदिकाल में बस भोजन प्राप्त करने की इच्छा रखता था उस समय। इसका हम पहला चरण जो करते हैं उसको लिखते हैं आखेटक व भोजन संग्रहण। पहला इसका जो पॉइंट बनेगा, आखेटक व भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण, ये जो हमारा पहला पॉइंट है इसको हम नोट करते हैं कि काल क्या, कौन सा काल था चल रहा है। इसमें आप ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा काल, और इधर मनुष्य का प्रकार से, मानव किस प्रकार से, मतलब कि
कहे जाते थे। प्रकार, और इधर लिखेंगे संबंध एक। जिस पहले काल में देखते हैं आखेटक भोजन संग्रहण काल। इस काल में जैसे कि आदिकाल इतिहास मतलब प्रागैतिहासिक काल में ही देखते हैं कि आदि मानव जब थे उस समय इन लोग भौतिक टाइप मतलब चीज़ें इनकी थी, कारक के रूप में थे। बस इनका काम था मतलब कि भोजन को प्राप्त करना, उन्हीं पर आश्रित रहना। इनका और कोई कार्य वैसे नहीं थे। तो ये जो उस समय के प्रकार में मानव थे तो उनको हम भौतिक मानव कहते थे। तो आप यहाँ लिखेंगे भौतिक मानव। भौतिक मानव, और ये इनका जो संबंध बनता था वो एक कारक के रूप में था, बस एक कारक थे प्रकृति के लिए। संबंध इनका कारक है। अब बात करते हैं मतलब कि धीरे धीरे जब थोड़ा विकसित हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो इनको मतलब कि दूसरा काल जब उसमें पशुपालन कार्य शुरू किए थे। पशुपालन कार्य जब शुरू किए थे तो थोड़ा ज्ञान होने पशुपालन कार्य शुरू किए थे। तो उस समय ये कई लोग समूह बना के रह रहे थे, क्योंकि अपनी पशुपालन करने के लिए एक आदमी नहीं कर पाएगा, उसके लिए थोड़ा मतलब जुड़ेगा, सभी लोग से मिलजुल के अपना उसमें कार्य करते थे। तो इसलिए हम इसमें दूसरा पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे पशुपालन काल। पशुपालन काल, इसमें जो मनुष्य कहलाएगा वो प्रकार में आएगा सामाजिक मानव, क्योंकि उस समय जैसे पशुपालन कार्य गए थे सब मिलजुल के रह रहे थे, उसमें समाज की भावना को विकसित किया था उस समय इन लोगों ने। क्योंकि समाज में रहने का कारण क्या बना था कि उस समय जैसे कि हिंसक जानवरों से बचने के लिए ये लोग समूहों में रहते थे। आदिकाल की बात जैसे कर रहे हैं हम, तो इसमें जो मानव कहलाते थे वो सामाजिक मानव थे। सामाजिक मानव। और बात करते हैं इनका संबंध कैसा था पर्यावरण से। तो इनका संबंध जो था एक रूपांतरणकर्ता के रूप में था। रूपांतरणकर्ता, आगे लिख लेंगे संबंध में रूपांतरण कर्ता में थे, क्योंकि कुछ चेंजेज इनके रूप में परिवर्तन हुआ था। पहले भोजन प्राप्त करते थे, फिर समूह में रह के पशुपालन कार्य भी कर रहे थे उस समय, इसलिए अपने आप को रूपांतरित कर लिए थे। अब बात करते हैं अगला काल। जो अगला काल था कि वो इन सबसे मतलब थोड़ा विकसित हो रहे थे आगे, तो ये लोग क्या कार्य किए थे कि इनका संबंध कुछ और बदला। तो उसमें तीसरा आप पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे कृषि एवं पौध पालन काल। पौध पालन कार्य एक काल की बात कर रहे हैं। इस काल में देखेंगे हम कि जब पशुओं पालन के बाद ये लोग कृषि कार्य, जैसे कि कृषि कार्य भी शुरू कर दिए थे। कि हमारी जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं मतलब कृषि कार्य के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो उसमें हम देखेंगे ये लोग कृषि कार्य जब करते थे तो उस समय तो अपने स्थिति को, आर्थिक स्थिति को मजबूत किए थे, थोड़ा मजबूत बना रहे थे। इसलिए उस समय इन प्रकार में आएंगे कि आर्थिक मानव कहलाते थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आर्थिक मानव कहलाते थे। आर्थिक मानव। अब बात करते हैं इनका संबंध का, कि जब ये आर्थिक मानव थे तो क्या संबंध था। तो ये अपने आप को चेंज कर चुके थे, बहुत सारे मतलब परिवर्तन ला दिए थे अपने अंदर के। हम लोग पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी कर रहे हैं। कृषि कार्य के साथ अपने मतलब कि जो उपज होती थी कृषि कार्य में, अपने भोजन के लिए एक मतलब प्रबंध कर लिए थे इन लोग कृषि कार्य के रूप में। तो इसलिए कुछ चेंजेज हुए थे। तो इन लोगों का संबंध जो बनता था वो परिवर्तनकर्ता के रूप में बनता था। परिवर्तनकर्ता यहाँ पे लिख सकते हैं संबंध में, परिवर्तनकर्ता के रूप में। ये तीन काल तो हम समझे। अब एक आखिरी काल जो कि हम देखते हैं कि जब 1860 के करीब औद्योगिक क्रांति आई हमारे यहाँ अपने विश्व में, जब शुरुआत हुई तो उस समय जैसे कि पर्यावरण पे कुछ मतलब देखते हैं कि इफेक्ट पड़ता है कुछ ज़्यादा ही, कि समझ में आता है कि कुछ मतलब वातावरण प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक क्रांति आने से कुछ मतलब नुकसान हो रहा था पर्यावरण के लिए। तो उस समय देखेंगे हम, पहले इसका पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे। चौथा पॉइंट जो रहेगा हमारा किस काल में है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विज्ञान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी काल। और इस काल में देखेंगे कि जो मानव थे उनका जो प्रकार था, ये लोग
कुछ चेंजेस मतलब कर रहे थे, औद्योगिक क्रांति आ गए थे, तो मतलब उद्योग निर्माण कर रहे थे, कारखाने ये सब खुल रहे थे उस समय, मतलब हर एक चीज़ में मतलब आगे थे। तो उस समय ये लोग प्रौद्योगिकी मानव कहलाते थे। प्रौद्योगिकी मानव जब कहलाते थे तो इनको जो प्रकार में है हम लिखेंगे यहाँ प्रौद्योगिकी मानव। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रौद्योगिकी मानव। और जब संबंध इनका बनता है तो देख सकते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी काल जब आगे बढ़ता है तो इसमें संबंध ही बनेगा इनका कि ये कुछ पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हुए थे, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति आई थी हमारी उस समय तमाम प्रकार के जब कल कारखाने ये सब स्थापित हो रहे थे तो उसमें पर्यावरण के लिए जैसे कि होता है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि होने लगती थी, इस समय हो रही है, तो वातावरण इफेक्ट ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। तो इस समय हम इनको संबंध जो था इनका पर्यावरण से वो विध्वंसकर्ता के रूप में जानते हैं कि आखिरी में इस समय विध्वंसकर्ता के रूप में कहे जाते थे। तमाम प्रकार के कल कारखाने खुलने से, आधुनिकीकरण आने से मशीनीकरण हो गया था, तो इस समय पर्यावरण थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा था। चलिए आगे देखते हैं हम पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। इसमें प्रभाव जैसे कि हम मानव किस प्रकार इस पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो उसमें पहले हम दो भागों में बांट देते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप में, एक अप्रत्यक्ष रूप में हम लोग पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो पहले एक कॉलम बना लीजिए आप, हो सके तो प्रत्यक्ष रूप में 4 पॉइंट लिखेंगे और दूसरा अप्रत्यक्ष। इसमें आप देखें प्रत्यक्ष रूप में जैसे कि हम डायरेक्टली पर्यावरण को इनडायरेक्टली कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं इसके प्रभावित करने के। तो इसमें प्रत्यक्ष रूप में पहले हम देखते हैं कि भूमि का रूपांतरण किस प्रकार हम कर रहे हैं। पहला ही भूमि का रूपांतरण। भूमि का रूपांतरण का मतलब है कि जैसे कि भूमि चेंजेज हो रहे हैं पर्यावरण को प्रभावित करने में। जैसे कि हम जहाँ पे ज़्यादा वन है उसको हम काट दे रहे हैं, वनों को काट के वहाँ पे कृषि कार्य कर रहे हैं, कुछ मतलब औद्योगिक निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार भूमि का परिवर्तन हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। तो इसमें आप जैसे कृषि, वन ये सब लिख सकते हैं। कृषि कार्य करके भूमि का रूपांतरण कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण करके। ये सब कारण मतलब है कि कृषि औद्योगिकीकरण करके हम भूमि का रूपांतरण करें, जो डायरेक्ट रूप से हम पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं। बात करते हैं अगला, इसका मतलब कि दूसरा पॉइंट क्या होगा। दूसरा पॉइंट देखिए आप क्या कहेंगे। दूसरा पॉइंट है निर्माण कार्य व खनन। निर्माण व खनन कार्य, उत्खनन या खनन। निर्माण कार्य में देखें जैसे कि हम पर्यावरण प्रदूषण निर्माण कार्य में इस प्रकार कर रहे हैं, जैसे कि हम डैम बनाते हैं, सड़क निर्माण करते हैं कहीं पे, जैसे कि कहीं पुल बना रहे हैं, वो पर्यावरण जैसे रोक रहे हैं डैम बना के पानी को, कहीं जा रही मतलब नदी का हम दिशा मोड़ रहे हैं, तो इस टाइप से पर्यावरण इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। और उत्खनन कार्य इन सब में जैसे कि हम ज़्यादातर नीचे से मृदा के अंदर से धातुओं को निकाल रहे हैं, खनिज तत्वों को निकाल रहे हैं, तेल भेदन कार्य कर रहे हैं, ये सब भी इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण पे। डैम, पुल आदि बना के हम निर्माण कार्य में ये सब करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। और आप खनन कार्य में जैसे कि तेल भेदन, खनिज निष्कासन आदि कार्य करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डाल रहे हैं वो उसमें हम देखते हैं मौसम रूपांतरण में क्या करते हैं हम प्रत्यक्ष रूप में। मौसम रूपांतरण
इसमें प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ पे हम कृत्रिम तरीके से वर्षा कराते हैं। तो कृत्रिम तरीके से वर्षा कराने के लिए हम उसको मतलब कि अपने लिए अपने अनुसार वातावरण को चेंज कर रहे हैं। तो एक टाइप से देखते हैं प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पे। इसमें हम देखते हैं जब कृत्रिम तरह से वर्षा कराते हैं इसमें फैक्ट मतलब कार्य करता है मेघ विजन। मेघ विजन क्या होता है इसको हम देखते हैं। मेघ विजन, मेघ विजन इसे इंग्लिश में क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग मतलब कि हम लोग बादल का निर्माण करते हैं। तो बादल का निर्माण कैसे करेंगे? इसमें हम देखते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है उसको हम आयोडीन के साथ मिलाकर इसको हम वायुमंडल में छिड़काव करते हैं, जिससे कि मेघ विजन का निर्माण होता है, वहाँ पे कृत्रिम वर्षा होती है। तो ये कारण हम मौसम रूपांतरण करके पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या। अगला पॉइंट है हमारा कि नाभिकीय कार्य। नाभिकीय कार्य देखते हैं। नाभिकीय कार्य से जैसे परमाणु संयंत्र ये सब जो स्थापित हो रहे हैं हमारे विश्व में, कई जैसे टोटल देखा जाए तो 450 लगभग इसमें परमाणु संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। परमाणु संयंत्र जब स्थापित होते हैं उसमें नाभिकीय कार्य जैसे कि बड़े बड़े विस्फोटक पदार्थ का बनाया जाता है, उसमें निर्माण किया जाता है। तो ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। किस प्रकार से? जैसे हम देखते हैं कि आए दिन कहीं न कहीं विस्फोट हो जाते हैं नाभिकीय संयंत्रों में। जैसे हम नाम सुने हैं कहाँ, जैसे कि यूक्रेन में चेर्नोबिल दुर्घटना हुई थी और यहाँ पे भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ये सब इसी में आएंगे नाभिकीय कार्य में। तो आप यहाँ पे विस्फोटक पदार्थों का विस्फोटक प्रयोग, इसमें आप इसे पॉइंट करके देख सकते हैं विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये तो हो गया हमारे प्रत्यक्ष रूप से इसको प्रभावित कर रहे हैं पर्यावरण पे। अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हम कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं पहले ही जो हमारी पॉइंट बनेगी, ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित कर रहे हैं तो पहला पॉइंट बनता है कि हमारा कृषि में जो रासायनिक पदार्थ हम प्रयोग कर रहे हैं ये हमारा अप्रत्यक्ष रूप है। जैसे कि हम आज कृषि को कुछ उगाने के लिए उसमें कीटनाशक पदार्थ मतलब खाद, ये सब रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आने वाले समय में जैसे कि मृदा के लिए हानिकारक हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, वायुमंडल के लिए भी हानिकारक हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर पॉइंट बना लीजिए आप, कृषि रसायनों का प्रयोग। कृषि रसायनों का प्रयोग करके हम अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करते हैं पर्यावरण को। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। इसमें देखते हैं कि दूसरा जो हमारा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि नए कल कारखाने, औद्योगिक अपशिष्ट बड़े बड़े कारखाने हैं उनके जो चिमनियाँ लगती हैं, चिमनियाँ जब उसमें उद्योग कार्य चलता है तो वहाँ पे निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें, तमाम प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें उत्सर्जित होते हैं, निकलती रहती हैं चिमनियों से, जो वायुमंडल को ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करती हैं हमारे। ये भी प्रभाव डालते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। अब इस पे रसायनों में छोटा छोटा लिख लीजिए क्या क्या होता है रसायनों में। जैसे कि 2,4-D एक आता है, ये मतलब कि कीटनाशक में प्रयोग करते हैं। DDT आता है। ये सब केमिकल होते हैं जो कृषि कार्यों में हम प्रयोग करते हैं। ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हैं। और दूसरा जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता, इन सब की अधिकता जब होती है वायुमंडल में तो हमारा मतलब पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित प्रभाव में आता है। अब बात करते हैं अगला क्या है। अगला अप्रत्यक्ष प्रभाव में हम डालते हैं कल कारखानों के अपशिष्ट जो होते हैं वहाँ के कचरे, जैसे कि जल में निष्कासित किया जाता है वहाँ के, उनको देख लेते हैं। कल कारखाने जैसे कि नदी के किनारे जो भी कल कारखाने स्थापित हो रहे हैं उनके ज़्यादातर मतलब कि जो रहते हैं पदार्थ, जो सड़े गले पदार्थ उनके फैक्ट्रियों के रहते हैं वो निष्कासित कर देते हैं, नदी किनारे बहा देते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण जैसे नदी तालाब ऐसे प्रदूषित हो जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये भी नदी नालों में कचरों का बहाना
ये सब चीज़ें इसमें लिख लेंगे। अब बात करते हैं अगला। अगला क्या है हमारे, देखते हैं कि एक पॉइंट आता है इसमें अप्रत्यक्ष में कि भारी धातुओं का विमोचन। भारी धातुओं का विमोचन, इसका तात्पर्य क्या है आइए समझते हैं। जैसे भारी धातुओं में जैसे आते हैं हमारे लेड, शीशा, पारा और ये जो एब्सटेस, ये सब आते हैं ना, ये धातुएं जो होते हैं ये सब का विमोचन हो रहा है। जैसे कि नदी में कुछ मतलब किनारे कुछ उद्योग धंधे कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये सब धातुएं निकलते हैं तो नदी को दूषित कर रहे हैं, वहाँ के पानी को इतना दूषित कर देंगे कि इसको पीने से वहाँ की बीमारियाँ फैल जाती हैं तमाम प्रकार की। ये सब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। शीशा, पारा की मात्रा का जल में विलयन, ये समझने के लिए साइड साइड लिख देते हैं कि क्या किस कारण से हो रहा है ये। अब हम देखते हैं कि एक आखिरी पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित करने पर्यावरण को। उसमें देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, आप नाम सुने होंगे ग्लोबल वार्मिंग। ये तरीका ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ग्लोबल वार्मिंग में जैसे कि तमाम प्रकार के गैसों जब उत्सर्जित होते हैं, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं जो वायुमंडल में जाते हैं तो इसकी अधिकता हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जिससे कि हमारे पृथ्वी पर एक लेयर जब बन जाती है तो सूर्य का जब प्रकाश आता है ज़्यादातर तो वो अवशोषित नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर प्रकाश नीचे ही पृथ्वी पर रह जाते हैं, तो जिसमें कि तापमान बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी बढ़ जाती है थोड़ा सा। एक कारण क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तभी होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको। और उसमें देख लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि वायुमंडल में, वायुमंडल में CO2 की वृद्धि। ये तो था यहाँ पे पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, जो दो रूपों में हमने देखे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कि पर्यावरण पर मानव ने मतलब कि क्या कुछ मतलब विचारक थे वो अपना क्या मतलब वाद दिए थे, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, एक हेडिंग डालिए आप लोग, जो कि है मानव व पर्यावरण संबंधित अवधारणाएं। मतलब कि देखते हैं कि आदिकाल से अभी तक जितने भी मतलब कि संबंध बने हैं उसमें जैसे कुछ विचारक होते हैं वो अपना संबंध क्रिएट किए हैं कि क्या मतलब वाद है इनका। तो एक हेडिंग डालिए, मानव पर्यावरण संबंधित अवधारणाएं। ये हमारा हेडिंग रहेगा। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या अवधारणाएं थी, जो कि पहले देखते हैं कि मानव जैसे स्वावलंबन सहभागिता रूप से संबंध स्थापित कर रहे थे पर्यावरण के साथ। इसमें 3 वाद इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको देख लेते हैं। जो 3 वाद है उसको हम एक एक करके देखते हैं। हेडिंग डालिए आप, पहला वाद नियतिवाद। पहला वाद देखते हैं नियतिवाद। ये नियतिवाद क्या है, नियतिवाद देखते हैं। नियतिवाद जैसे कि इसमें पहले हम देख लेते हैं कौन कौन विचारक इसके समर्थक थे नियतिवाद के। नियतिवाद के जो विचारक थे उसमें नाम है हमबोल्ट हैं, रेटजेल हैं और कार्ल हमबोल्ट, रेटजेल और एक और हैं जिनका नाम है कार्ल रिटर। ये इंपॉर्टेंट नाम जैसे कि ये वाद दिए हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि प्रकृति जो हमारी है ये सर्वोपरि है, प्रकृति को ये लोग महान माने हैं। कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति ने बनाया है। तो आप इसमें पॉइंट वाइज जैसे लिख सकते हैं, मनुष्य को प्रकृति ने बनाया है, क्योंकि प्रकृति हमारी सर्वशक्तिमान है। ये लोग कहते हैं कौन, हमबोल्ट, रेटजेल, कार्ल रिटर, कि पहले मनुष्य एक कार्य के रूप में था तो वो जैसे कि ज़्यादा नुकसान तो करता नहीं था, कार्य के रूप में था तो प्रकृति की ही देन है। उस समय वो सर्वशक्तिमान प्रकृति को मानते थे।
फिर अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा जो वाद है वो संभववाद है। संभववाद। संभववाद के जो विचारक थे, भूगोलवेत्ता, पर्यावरणविद जो भी कहें, तो इनके जो विचारक थे उनका नाम है विडाल डीला। विडाल डीला, मोमेन और एक थे उनका नाम है सावर। विडाल डीला, बोमेन, एक कार्ल सावर नाम था इनका। कुछ प्रमुख मतलब विचारक थे जो इस बात को बताए थे, संभववाद को। संभववाद में लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि मानव है वो पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व है। मानव पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व है जो इसमें विजय हासिल कर चुका है। विजय हासिल कर चुका है मतलब अपने अनुसार इसमें परिवर्तन कर रहा है, जिसकी जितनी क्षमता होती है। तो इसमें आप पॉइंट करके लिख सकते हैं मानव सक्रिय तत्व है। मानव पर्यावरण का सक्रिय तत्व है। पर्यावरण प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। और इनका कहना है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तो अपने अनुसार परिवर्तन कर देता है मानव। अपने अनुसार परिवर्तन कर सकता है। कुछ चेंजेस जो करता है अपनी क्षमताओं के अनुसार ये परिवर्तन कर सकता है। इसमें संभववाद में इसमें थे विडाल डीला, बोमेन और कार्ल सावर। अब एक वाद और है, उसको देखते हैं क्या है वाद। वो वाद है नवनियतिवाद। तीसरा आप डाल के लिखेंगे नवनियतिवाद। इस वाद में देखते हैं पहले विचारक कौन कौन थे। विचारक जो थे इसमें एक थे ग्रिफिथ टेलर, इनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ, एक और नाम याद रखिएगा आप, OH स्पेट। OH स्पेट। ये दो विचारक इंपॉर्टेंट है नवनीतिवाद के। इन विचारकों का क्या कहना था? ये विचारक थे जो कि कहे थे कि जो नियतिवाद है, संभववाद, इसके इन अवधारणाओं का खंडन किए थे लोग। इन दोनों वाद का खंडन करते हुए ये लोग कहे थे कि जो हमारा प्रकृति में संसाधन है इनका एक पक्षी दोहन नहीं करना है। जितने भी संसाधन उनका एक पक्षी दोहन करेंगे तो आने वाले समय में वो नष्ट हो जाएंगे, जो कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए हमारे लिए संभव नहीं रहेगा वो। तो इसमें आप लिखिएगा प्राकृतिक संसाधनों का एक पक्षी दोहन नहीं किया जाए। इन लोगों का कहना था कि जो संसाधन उनको एक पक्षी दोहन ना किया जाए, उसको मतलब जो हमारे जितना उपयोग में आए उसका उतना ही प्रयोग किया जाए। और इन कथन का एक मतलब कि इनका एक कथन था जिसका रुको और तब जाओ। रुको पहले लिख लेते हैं, रुको और जाओ। रुको और जाओ का मतलब होता है कि जैसे कि प्राकृतिक, जो हमारी प्राकृतिक है, पहले उसको हम समझें, अपने प्रकृति को समझेंगे। पहले प्रकृति को समझकर उसके बाद हम उसके मतलब कि अपने आवश्यकता के अनुसार अपने विकास करने के लिए रणनीतियों का प्रयोग करेंगे। पहले प्रकृति को समझेंगे, रुकेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अपने विकास को संरक्षित करने के लिए रणनीतियाँ बनाएंगे। तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रकृति को समझें, फिर विकास रणनीति
विकास नीतियों का निर्धारण करेंगे। ये इनका मतलब एक कोटेशन था, रुको और जाओ का अर्थ होता है, मतलब सिंपली देखेंगे तो। अब बात करते हैं एक मतलब सतत विकास, आप नाम सुने होंगे। तो सतत विकास जो अवधारणा, ये जो अवधारणा नवनीतिवाद इसी के अवधारणा को मानता है। तो आप मतलब इसमें एक पॉइंट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कि जो अस्थाई विकास है या सतत विकास, इसी बात को मानता है। ये हमारा था जो बात इंपॉर्टेंट उसको हम समझ लिए। अब आगे हम देखते हैं कि जो ये सतत विकास है, इसको एक मतलब कि टॉपिक में समझते हैं, सतत विकास क्या चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं सतत विकास। सतत विकास क्या है? सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग IUCN ने किया था। तो आप पॉइंट बनाइए, शब्द का प्रथम प्रयोग, शब्द का प्रथम प्रयोग, इस शब्द का प्रथम प्रयोग जो किया था IUCN, एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और इसने जो प्रयोग किया था वो एक अपनी रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट का नाम था विश्व संरक्षण रणनीति, विश्व संरक्षण रणनीति, एक रिपोर्ट दिया था जिसमें इसने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। अब इसके बाद देखते हैं कि सतत विकास को आगे क्या कार्य किए गए। तो सतत शब्द का प्रथम बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट में जब किया, उसके बाद 1987 एक डेट है, 1987 में एक संस्था जिसका नाम WCED, इस संस्था ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में WCED आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इस सतत विकास की परिभाषा और इसकी कार्य पद्धतियों को बताया था, जो कि यूनियन ने स्वीकार भी किया था। अब इसकी जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं। सतत विकास की जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं क्या है। सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी मतलब जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं की आवश्यकताओं की क्षमताओं वह विकास जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की क्षमताओं के साथ समझौता किए बिना जो हमारी वर्तमान की पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये परिभाषा जो है WCED के आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में लिखी गई थी। अब इसमें बात करते हैं कि सतत विकास एक मतलब विकास, ऐसा विकास जो हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका हम इस प्रकार प्रयोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे, उसका ज़्यादा हम लोग दोहन न करें। अब इसमें एक कथन है, उसको देख लेते हैं। कथन जो है, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन। आर्थिक विकास
व पर्यावरण के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित होता है। जो ये कथन है, आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित होता है, मतलब कि हम जो विकास कर रहे हैं, अपना आर्थिक विकास जो भी कर रहे हैं, उसमें पर्यावरण के मध्य मतलब पर्यावरण को कोई प्रभाव न पड़े, उसको पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, उसके अपना विकास भी किया जाए, एक संतुलन स्थापित करते हैं किसमें, सतत विकास में। अब हम बात करते हैं सतत विकास में, जैसे कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो उसको हम 17 लक्ष्य टोटल माने जाते हैं जो इसमें चल रहे हैं कि सभी देशों को उसको मानना था। तो 17 लक्ष्य उसको हम देखते हैं आगे कि SDG इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य जो 17 हैं वो देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सतत विकास में ही कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जो बताया था 17 लक्ष्य, उसको एक एक करके समझते हैं। ये 17 लक्ष्य जो निर्धारित किए गए थे पूरे राष्ट्र को मानना था कि आप लोग ये लक्ष्य निर्धारित करके इसको पालन करें। तो इसमें देखते हैं कि SDG जो 17 है इसको मतलब हिंदी में लिखते हैं सतत विकास लक्ष्य। ये जो SDG 17 है इसी में 17 एक लक्ष्य बनाए गए थे कि एक एक करके इसको देखते हैं। पहला ही लक्ष्य है शून्य गरीबी, जैसे कि वैश्विक स्तर पर हमारे पास पूरे कंट्रीज़ में शून्य गरीबी करना, गरीबी कम से कम रहे, सभी राष्ट्र को पालन करने के लिए कहा गया। फिर दूसरा है शून्य भुखमरी, मतलब कि एक कृषि कार्य को बढ़ाना, फिर उसके बाद एक मतलब कि खाद्य का संग्रहण करना, संरक्षण करना, इन सब चीज़ों से हम शून्य भुखमरी को स्थापित कर पाएंगे। और तीसरा लक्ष्य था उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, सभी स्तर के आयु वर्ग को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जाए। इसी में आप देखिए अगला जो है लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब कि वैश्विक स्तर पर सबको एक अच्छी समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। और लैंगिक समानता अगला लक्ष्य है, लैंगिक समानता जो भेदभाव होते हैं लड़की लड़के में, इन सब में ये सब कम किया जाए। और फिर है स्वच्छ जल, स्वच्छ जल मतलब कि शुद्ध जल हम सभी के लिए उपलब्ध कराएं, जिससे कि स्वास्थ्य मतलब कि जीवन का निर्माण हो। फिर एक है सस्ती एवं टिकाऊ ऊर्जा, जो हम ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा हो या कोई अन्य ऊर्जा हो, इनको ऊर्जा को जो प्रयुक्त है वो एकदम सस्ती हो और मतलब पर्यावरण प्रदूषित रहित हो, कोई मतलब कि उसमें पर्यावरण प्रदूषण ना हो। और फिर 8वां जो हमारे देख रहे हैं रोजगार बढ़ाना, जब हम अपने यहाँ रोजगार बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी विकास मतलब स्तर ऊँचा होगा। इसी में आप देखेंगे औद्योगिकरण का बढ़ाना और नवाचार को प्रोत्साहित करना, मतलब कि औद्योगिकरण जब करेंगे तो इससे हमारी मतलब कि विकसित होंगे कंट्रीज़। उसके बाद नवाचार प्रोत्साहन, नए नए खोज आविष्कार करने से इन सब में किया जाएगा। और 10वां है आर्थिक असमानता, मतलब आर्थिक समानता, जैसे गरीब कंट्रीज़ कुछ होते हैं जिनमें हम देखते हैं कि कुछ गरीब कंट्रीज़ हैं उनको हम हेल्पफुल मदद करते हैं ज़्यादातर। और सुरक्षित टिकाऊ शहर निर्माण का मतलब बस्तियाँ जो निर्माण बस्ती हैं उनके लिए हम सुरक्षित एक शहर का निर्माण करें जहाँ पे वो लोग निवास कर सकें अच्छे से। फिर आप देखिए यहाँ पे है अस्थायी खपत व उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। अस्थायी खपत मतलब कि जो हम खपत कंज्यूम करते हैं, जो भी भोजन कंज्यूम करते हैं, खाने वाली चीज़ें, उनके उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना कि उनके उत्पादन में कोई कमी न आए। फिर है 13वां जो देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रभाव से निपटना, जितने हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं मतलब कि चेंजेज आ रहे हैं वातावरण में, वायुमंडल प्रदूषण के कारण हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इन सब से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन प्रभाव से निपटने के लिए ये सब सतत विकास में लक्ष्य रखा गया। और अगला पॉइंट जो हमारा है महासागर समुद्र आदि का संरक्षण करना, जैसे महासागर है, समुद्र आदि के जीवों के लिए संरक्षण के लिए बात कही गई है। फिर देखिए जीवों पारिस्थितिक संरक्षण, वनों का विकास, मौसलीकरण कम करना, वनों का विकास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जितने जीव हैं अभ्यारण्य हैं सब स्थापित कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये सब चीज़ें लक्ष्य में आएगी। फिर अगला है 16वां न्याय व शांति, मतलब कि वैश्विक स्तर पर हम लोग न्यायपूर्ण वाली वातावरण क्रिएट करें, उसमें शांति का माहौल बना रहे, कहीं युद्ध किसी से न हो पाए, ये सब चीज़ें हैं। फिर लास्ट अंतिम देखते हैं सतत विकास एसडी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु वैश्विक भागीदारी, मतलब कि पूरे वैश्विक स्तर पर सब लोग एकजुट होकर इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो सतत विकास के बारे में पूरा क्लियर कर दिए हैं, इसके लक्ष्य भी बता दिए हैं। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी, जो कि हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और धन्यवाद।